जो विद्वान हैं उन्होंने इसको कितनी बड़ी संज्ञा दी है, आप खुद देख सकते हैं कि जो N.L. पालकीवाला थे उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। यानी कि N.N. पालकीवाला ने क्या बोला, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बताया कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। यानी कि आप देख सकते हैं प्रस्तावना को इतने महान लोगों ने इतना बड़ा बताया है, तो आपको ये ज़रूर समझ में आना चाहिए। और डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने बोला प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला संविधान की प्रस्तावना पवित्र दस्तावेज है। यानी कि पवित्र दस्तावेज बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ना कि आत्मा। आत्मा किसने बताया था, डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने। और प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये के.एम. मुंशी ने बोला था। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे महान लोग थे उन्होंने ये कथन प्रस्तावना के बारे में दिए थे। तो आपको सब ये कथन पता होना चाहिए किसने क्या बोला था। आप इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको प्रस्तावना के बारे में बताता हूं कि जो प्रस्तावना जो है, जो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है वो अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूं कि जो प्रस्तावना थी वो एक केस था पहले 1960 में एक केस आया था, वेरुवारी केस। उसमें जो प्रस्तावना को तो जो था संविधान का भाग नहीं माना था। ठीक है। और इसको संशोधनीय भी घोषित नहीं किया गया था कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में एक और निर्णय आया, केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें कि प्रस्तावना को उच्च न्यायालय द्वारा संविधान का भाग माना गया और संशोधन योग्य बताया गया कि इसमें संशोधन हो सकता है। और इसमें फिर संशोधन भी किया गया, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा संशोधन किया गया। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि जो प्रस्तावना का स्रोत है, जो प्रस्तावना का स्रोत है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और जो इसमें भाषा प्रयोग हुई है प्रस्तावना में वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का बंधुत्व बताया गया है। तो जो 3 प्रकार के न्याय हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो 3 प्रकार के न्याय रूस से लिए गए हैं। ठीक है। और जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की फ्रांस से ली गई है। और स्वतंत्रता के साथ साथ समता, बंधुत्व, ये तीनों आदर्श कहाँ से लिए गए, फ्रांस से ही लिए गए हैं। ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए जो आपको दिख रहा है। और इसका उद्देश्य क्या था, जो हमारी प्रस्तावना थी इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, यानी कि जो हमारे भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, उनको क्या क्या देना, सामाजिक न्याय देना, आर्थिक न्याय देना और राजनीतिक न्याय देना। और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना इनमें उत्पन्न कराना, ये इसका मेन उद्देश्य था हमारी प्रस्तावना का। ठीक है। अब मैं आपको प्रस्तावना का उद्देश्य बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रस्तावना, मैंने अभी पीछे बताया कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन से, सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के किस 3 प्रकार के न्याय जो कि कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए। ठीक है। और इसमें 5 प्रकार की, आप देख सकते हैं 5 प्रकार के क्या दिए गई, स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। कौन कौन सी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। आप इसमें भी देख सकते हैं कि विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, जो कि फ्रांस से ली गई थी। ठीक है। उसके बाद इसमें 2 प्रकार की समता दी गई है। आप देख सकते हैं प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, ये 2 प्रकार की समता हमारे समानता दी गई है प्रस्तावना के अंदर। ठीक है। और 1 प्रकार का बंधुत्व का भाव, यानी कि भाईचारे का भाव, जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की बंधुत्व बढ़ाने के लिए दिया गया है। आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्याय दिए गए, तो 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ठीक है। और 2 प्रकार की समता या समानता दी गई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। और 1 प्रकार का बंधुत्व का भाव, एकता और अखंडता का। ठीक है। ये सब हमारे संविधान की प्रस्तावना में अंगीकृत है। आप देख सकते हैं साइड से मैंने आपको प्रस्तावना भी लगाकर दिखाया है। ठीक है। चलिए
आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा संविधान था, जो मूल संविधान था, उसमें ये 3 शब्द नहीं थे। जब प्रस्तावना हमारी मूल संविधान में जो थी उसमें ये 3 शब्द नहीं थे। उसके बाद इन 3 शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द आपको जोड़े गए थे? मैं बताता हूँ आपको। समाजवाद, ठीक है, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए, तो 3 जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। और ये कब अंगीकृत हुई थी? 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे संविधान जो प्रस्तावना है उसमें जो कुछ शब्द हैं उनकी क्या वो है। जैसे समाजवाद जो शब्द है तो उसका क्या महत्व, उसका क्या मतलब है। जो समाजवाद है वो गांधी और नेहरू की विचारधारा से लिया गया है। यानी कि जो हमारे संविधान में जो प्रस्तावना में समाजवाद का जो बात की गई है वो गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जहां अंतिम शक्ति जनता के पास निहित हो। यानी कि यहाँ पे जो अंतिम शक्ति है वो किसके पास है? जनता के पास है। जनता के द्वारा ही संविधान को अपनाया गया। संविधान में जो शक्ति दी गई है वो जनता को दी गई है, क्योंकि जनता पर ही, आपको पता है, जनता में ही सारी पावर है। जो जितने भी संसद में जो चुने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, सारे सदस्य वो सब जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। और ये अप्रत्यक्ष मतदान की प्रणाली आपको पता है उसके तहत, और प्रत्यक्ष मतदान की प्रणाली के तहत चुने जाते हैं। और तीसरी जो बात है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मतलब है कि जिसका अपना कोई धर्म नहीं है। यानी कि हमारे राज्य का, यानी कि हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्म को समान समझता है, ठीक है। यानी कि ये नहीं किसी एक धर्म को सर्वोपरि रखे और एक धर्म को नीचे रखे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्म को समान बताया गया है हमारी प्रस्तावना के तहत, ठीक है। पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब प्रस्तावना में 2 वर्ड और आते हैं, जिसका गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो गणराज्य का मतलब है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि जो और देशों में जो वंशानुगत चलते हैं कि राजा का बेटा राजा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ मतदान के, हमारी जो भारत में है मतदान के माध्यम से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी चुना जाता है। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, ठीक है। या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव से ही इन सब का चुनाव होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब का चुनाव होता है, ना कि ये चुने जाते हैं, ठीक है। और इसका एक महत्व और होता है गणराज्य का, जो भारत के नागरिक हैं वो किसी भी पद के लिए योग्य हैं, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी राजा का बेटा राजा या प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही बनेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी आम नागरिक उस पद पे जा सकता है। इस गणराज्य का एक मीन्स और होता है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि जो भारत है जो अपने आंतरिक मामलों को स्वतंत्रता से ले सकता है, यानी खुद ले सकता है आंतरिक मामले को, और बाहरी मामलों में भी कोई देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। इसका मतलब होता है संप्रभुत्व संपन्न का, ठीक है। तो ये सब आपको इसका पता होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड दिए हैं उनका क्या क्या मतलब है, ये सब मैं आपको डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।